नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग उत्तर वैदिक काल का अगला पार्ट और वैदिक काल का लास्ट वाला पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं। ये हमारा अंतिम वीडियो होगा। जिस देखिए उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना है, 1000 बीसी से 600 बीसी का। ठीक है, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनैतिक जीवन, धार्मिक जीवन। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि उत्तर वैदिक काल में 1000 बीसी के आसपास लोहे का खोज होता है। तो लोहे से क्या होता है, तो कुदाल बनाया जाता है, कुदाल के साथ साथ हल बनाया जाता है और उनका उपयोग कृषि कामों में क्या किया जाता है जिससे कृषि में उन्नति जब होती है तो वहाँ के जो लोग होते हैं उनके सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनैतिक जीवन और धार्मिक जीवन में क्या होता है, बदलाव देखने को मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखेंगे क्या, सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में देखिएगा तो जो परिवार था क्या था, मतलब एक परिवार में कुछ लोग रहते होंगे, 2 4 5 जैसे लोग रहते होंगे। वो परिवार सबसे छोटी इकाई थी और जब परिवार मिलते थे, अलग अलग प्रकार के परिवार, जैसे आज डेट में भी क्या होता है, परिवार बहुत सारे मिलते हैं तो गांव बनता है ना, उसी तरह उस समय परिवार मिलकर क्या इसका निर्माण करते थे, ग्राम का निर्माण करते थे। यानी ग्राम मतलब क्या, एक गांव का निर्माण करते थे। और बहुत सारे जब ग्राम मिलते थे तो ग्राम मिलने के बाद से किसका निर्माण करते थे, विष का। विष मतलब क्या, आप समझ सकते हैं कि परिवार आज की तुलना में परिवार है और ग्राम मतलब गांव, और ग्राम बहुत सारे ग्राम मिलते हैं तो क्या, 20। समझ सकते हैं आप, 20 बहुत सारे ग्राम मिलकर 20 का निर्माण करते थे और फिर बहुत सारे 20 मिलकर जन का निर्माण करते थे। यानी सबसे छोटी इकाई परिवार थी और सबसे बड़ी इकाई जन थी। ठीक है, एक इसमें शब्द देखने को मिलता है उत्तर वैदिक काल में, गोत्र। गोत्र देखते हैं, जब शादी होता है या किया जाता है तो लड़का लड़की का गोत्र देखा जाता है कि किस कुल से है। समझ में आ रहा है ना, वो उसी गोत्र का उल्लेख मिलता है कहाँ पे, उत्तर वैदिक काल में। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम गोत्र का उल्लेख किस काल में मिलता है, तो बोलिएगा उत्तर वैदिक काल में। अब देखिए वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था पूर्व वैदिक काल में कैसा था, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र था। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, यहाँ पे जन्म आधारित हो जाता है। मतलब कि अगर राजा का बेटा राजा है तो वही राजा बनेगा, ऐसा कंडीशन यहाँ पे आ जाता है। और ब्राह्मण में तो मतलब पंडित जी हैं तो उनका ही लड़का पंडित जी बनेंगे। और क्षत्रिय मतलब क्या, जो युद्ध में भाग ले रहा है तो उसका लड़का युद्ध में भाग ले रहा है। मतलब वही सिस्टम हो गया कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। समझ में आ रहा है ना, यही सिस्टम क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। इसलिए इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे चलेंगे तो आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। आश्रम मतलब क्या होता है, तो आश्रम व्यवस्था मतलब जैसे मान लो चलिए पूरे लाइफ को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना, और उनको अलग अलग प्रकार का नाम दिया गया है, इसी को बोला गया है आश्रम व्यवस्था। तो सबसे पहला है ब्रह्मचर्य जीवन। क्या, ब्रह्मचर्य जीवन। ब्रह्मचर्य जीवन इसका टाइम पीरियड कितना है, 0 से 25 साल तक। ब्रह्मचर्य जीवन में एक विद्यार्थी क्या करता था कि केवल पढ़ाई पे ध्यान देता था और न से नशा, न से नारी, न से निंद, इन सारी चीज़ों से क्या करता था, दूर रहता था। वो एक बहुत ही अलग दुनिया में रहता था, अपने गुरुकुल में रहता था, अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करता था, आशीर्वाद लेता था ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। जब ब्रह्मचर्य जीवन कंप्लीट हो जाता था तो अगला जीवन आता था गृहस्थ जीवन। जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, गृहस्थ जीवन यानी घर की जिम्मेदारी घर की जिम्मेदारी। अब देखिए घर की जिम्मेदारी 25 से 50, इसमें क्या होता था, तो बच्चे का शादी होता था, फिर उसके बच्चे होते थे, यानी वो अपने परिवार को क्या करता था, आगे बढ़ाता था, परिवार का देख रेख करता था। ये कंप्लीट होने के बाद से वानप्रस्थ जीवन। वानप्रस्थ जीवन में क्या होता था, तो इसका एज था 50 से 75। इसमें क्या होता था, तो वो लोग मतलब जो ब्रह्मचर्य बच्चे थे उनको क्या करते थे, शिक्षा देते थे। ठीक है, वानप्रस्थ जीवन में जिनका उम्र 50 से 75, ये गुरु मतलब होते थे, गुरु पढ़ाते थे अपने बच्चों को। अगला है संन्यास जीवन, 75 से 100। इसमें अब मतलब उनको किसी भी चीज़ से मतलब नहीं होता था। अब वो क्या, केवल भगवान के ऊपर करते थे दया, मतलब भगवान से अपने दया मांगते थे, प्रार्थना करते थे कि हाँ भगवान अब हमें सुख शांति दो। मतलब वो अब सत्य की खोज में निकलते थे। ठीक है, संन्यास जीवन। अगला है, इसमें हम लोग देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है गृहस्थ जीवन को। किसको माना गया है, गृहस्थ जीवन को। क्यों, क्योंकि उस समय मानना था कि अगर आप अपने बच्चों को क्या करते हैं, बच्चों को अगर आपके बच्चे होते हैं, आप उनकी परवरिश करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, आप अपने माँ बाप की देख रेख करते हैं, तो आप अपने माँ बाप का जो कर्ज है आपके ऊपर, आप उनको उतार देते हैं। इसलिए
किसको, गृहस्थ जीवन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। अब देखिए क्या होता है, स्त्रियों की स्थिति काफी यहाँ पे क्या होता है, गिरता है, स्त्रियों की स्थिति काफी गिरता है। अगर हम लोग बात करें तो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां पढ़ सकती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का पढ़ना बंद हो गया। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां क्या करती थी, सभा, समिति, विदत आदि में भाग लेती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उनका क्या करना, भाग लेना बंद हो गया। अब देखिए पर्दा प्रथा का स्टार्ट हो गया, बाल विवाह स्टार्ट हो गया, यानी जितनी सारी कुरीतियां हैं उत्तर वैदिक काल में औरतों के खिलाफ स्टार्ट हो गई, इसलिए स्त्रियों की स्थिति गिरने लगी। अब देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण, यह एक ग्रंथ है, ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि स्त्रियां समस्त दुखों का कारण है, यानी अगर जितने भी दुख हैं वो उसका कारण अगर कोई है तो कौन है, स्त्रियां हैं। देख लीजिए ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्त्रियों को किसमें कहा गया है कि समस्त दुखों का कारण है, तो आंसर ऐत्रेय ब्राह्मण दीजिएगा। अब देखिए कुछ यहाँ पे स्त्रियों का नाम मिलता है, जैसे मैत्रेयी, गार्गी, कात्यायनी। एक और संगीत है मैत्रेयी संहिता, ये भी एक बुक है, मैत्रेयी संहिता। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सूरा जुआ के समान स्त्री तीसरी सबसे बुरी चीज है, किस बुक में कहा गया है या किस संहिता में कहा गया है, तो बोलिएगा मैत्रेयी संहिता। किसमें, मैत्रेयी संहिता में कहा गया है। अगला देखते हैं। अब देखिए मनोरंजन के लिए ये क्या करते थे, तो जुआ खेलते थे। देख रहे हैं कितना इनका खराब नेचर हो गया, जुआ, शराब पीते थे, घुड़दौड़ करते थे, खेल खेलते थे, आपस में खेल खेलते थे। अब देखिए विवाह प्रथा यहाँ पे सिस्टम स्टार्ट होता है, मतलब कि विवाह में भी नियम रूल्स बनाए जाते हैं कि किस प्रकार के विवाह होंगे, कौन व्यक्ति किस में शादी करेगा, पुरुष कैसा होगा, स्त्री कैसा होगा। तो देखिएगा मनुस्मृति है, मनुस्मृति जिसको खुद मनु ने लिखा है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के, जिनमें से 4 को अच्छा माना गया है और 4 को बुरा माना गया है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे इंपोर्टेंट है यहाँ पे अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, इसको आपको समझना है। पूछा जाता है कि अनुलोम विवाह से आप क्या समझते हैं, प्रतिलोम विवाह से आप क्या समझते हैं। तो देखिए पहला है अनुलोम विवाह, इसको आपको समझिएगा। अनुलोम विवाह उस समय सबसे उत्तम विवाह माना जाता था। क्यों, क्योंकि इसमें पुरुष उच्च वर्ग का होता था और स्त्री नीच वर्ग की होती थी। ठीक है, इससे जो संतान उत्पन्न होता था वो हमेशा क्या कहलाता था, मतलब वो हमेशा ज्येष्ठ कहलाता था कि हाँ ये बहुत अच्छा है। वही प्रतिलोम विवाह, इसको खराब माना जाता था। क्यों, क्योंकि इसमें स्त्री उच्च वर्ग की होती थी। अब देखिए स्त्री उच्च हो गई तो ये विवाह खराब हो गया। तो प्रतिलोम विवाह में स्त्री उच्च वर्ग की होती थी और पुरुष निम्न वर्ग का होता था, और इनसे प्राप्त संतान जो था वो अच्छा नहीं होता था। हाँ, अब देखिए सामाजिक जीवन कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आर्थिक जीवन की तरफ। आर्थिक जीवन देखिए पहले क्या था, पहले ये लोग व्यवसाय केवल क्या करते थे, पशुपालन करते थे। पहले क्या करते थे, पशुपालन करते थे, लेकिन अब 1000 BC में लोहे का खोज हो जाता है तो ये क्या करते हैं, कृषि करते हैं। ठीक है, कृषि स्टार्ट करते हैं। कृषि में अधिशेष, एक चीज आपको समझना है। देखिए कृषि में अधिशेष मतलब क्या होता है, अधिशेष मतलब कि मान के चलिए पूरा गांव खेती कर रहा है, ठीक है, और राजा क्या कर रहा है, सबसे टैक्स कलेक्शन का कार्य कर रहा है। ठीक है, अब उसी में होता था क्या कि बहुत लोग कृषि कर रहे हैं, उसमें से कुछ खा रहे हैं, और जिनके पास ज़्यादा जमीन है वो क्या करते थे, खाने के बाद से जब उनके पास अन्न बचता था वो क्या करते थे, ले जाकर बेचते थे, और बेचते थे तो उनसे क्या होता था, कुछ अलग उनको कुछ और धन संपत्ति मिलता था। मतलब कि अनाज के अलावा वो क्या कर सकते थे, कुछ उनको रथ खरीदना है तो खरीद लिए, मतलब अपना इकोनॉमिक सिस्टम वो क्या करते थे, बड़ा कर रहे थे। इसी को बोलते हैं कृषि में अधिशेष। मतलब कि आपके खाने से बच गया, फिर आप उसको बेचकर क्या किए, कुछ और चीजें अपनी संपत्ति बनाने के लिए खरीद लिए। इसी को बोलते हैं कृषि में अधिशेष। उद्योग का विकास हुआ, उद्योग का विकास हुआ जिसमें रथ उद्योग, धातु उद्योग, कुम्हार उद्योग, ठीक है, कुछ विदेशी व्यापार भी यहाँ देखने को मिलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए द्वितीय नगरीकरण का काल किस काल को कहा जाता है, तो बोलिएगा उत्तर वैदिक काल को कहते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि द्वितीय नगरीकरण का काल किस काल को कहते हैं, तो उत्तर वैदिक काल को कहते हैं। तो पहला कौन था, तो पहला था सिंधु घाटी सभ्यता। पहला नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता को बोलते हैं। ठीक है, अब आइए राजनैतिक जीवन में चलते हैं। राजनैतिक जीवन, तो राजनैतिक जीवन में हम लोग बात करें, राजनीतिक मतलब समझते हैं, अभी जो हमारा देश चलाया जाता है
तो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से चलाया जाता है, संविधान के माध्यम से, ठीक है। तो सबको वोट देने का अधिकार है और सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, जब आप पॉलिटिक्स का क्लास करिएगा तो उस समय आपको पता चलेगा। अभी फिलहाल देखिए राजनीति मतलब क्या है, राजनीतिक मतलब क्या, राजनीति के मतलब से राजा अपना शासन व्यवस्था चलाता था उस समय, ठीक है। अभी भी हम लोगों का शासन व्यवस्था चलता है कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, तो वो भी एक ना कहीं प्रकार से राजनीति ही कहलाता है, ठीक है। आप लोग देखते हैं ना कि कोई ज़्यादा बात करता है या ज़्यादा चाल चलता है तो हम लोग बोलते हैं तुम राजनीति कर रहे हो मेरे साथ। नेक्स्ट देखिए जन क्या था, सबसे छोटा था। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जब लोग, जैसे हमने यहाँ पे बात किया क्या जन, तो जब परिवार मिलकर ग्राम, ग्राम मिलकर 20 मिलकर जन का निर्माण करते थे, तो ऐसे ही जब जन मिलते थे तो जनपद कहलाते थे, जनपद, ठीक है। अब जनपद मतलब क्या, तो भरत जन प्लस कुरु जन, 2 जन मिला, भरत जन प्लस कुरु जन मिलकर कुरु जनपद का निर्माण करता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कुरु जनपद में कौन कौन जन मिलकर कुरु जनपद का निर्माण करते हैं, तो भरत जन प्लस कुरु जन। अब देखिए राजा का पावर क्या होता है, बढ़ता है, क्यों, क्योंकि राजा टैक्स कलेक्शन करता है, ठीक है। अपने पास क्या करेगा, अपने पास सिपाही रखेगा, अपने आप को बलशाली दिखाने का कार्य करेगा, ठीक है। दूसरे राजा पर आक्रमण करेगा, इसलिए राजा का पावर बढ़ रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है, टैक्स, क्यों, क्या, क्योंकि वो कृषि से, जब कृषि में अधिशेष हो रहा है तो वो कृषि से टैक्स कलेक्शन कर रहा है, जिससे उसके पावर में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। नेक्स्ट है वंशानुगत। राजा का पद कैसा हो जाता है, वंशानुगत होता है। राजा कहता है कि मेरा ही बेटा राजा बनेगा। देखिए समिति सभा विदत, इन सब पे क्या हो जाता है, समिति सभा विदत को कम किया जाता है। और रत्नी मतलब क्या, अधिकारी, राजा को सलाह देने वाले। आप नहीं समझ रहे, सीधे भाषा में अगर समझे तो एकदम जो राजा को ठगने वाले व्यक्ति होते हैं वो समझिए ना, वो सलाह क्या देते हैं, ठगते हैं। तो उनका संख्या पहले 7 था लेकिन अभी 17 हो गया। कर व्यवस्था नियमित कर दिया गया। कर व्यवस्था कैसे कर दिया गया, नियमित कर दिया गया। अब देखिए धार्मिक जीवन की बात करें तो यज्ञ कर्मकांडों का महत्व बढ़ता गया। बहुत सारे यज्ञ कराते हैं, बहुत सारे कर्मकांड कराए जाते हैं, मतलब बहुत सारे चीजें देखने को मिलती है। अब देखिए प्रमुख देवता यहाँ पे सृजन कहलाते हैं, जिनको प्रजापति भी कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन है, प्रजापति, जिसे सृजन भी कहते हैं। अब देखिए कुछ देवताओं के नाम मिलते हैं, जैसे विष्णु किनको कहते हैं, तो पिशाच एवं राक्षस के देवता है विष्णु। पिशाच एवं राक्षस के देवता कौन है, विष्णु। और पशुओं के देवता रुद्र, यानी रुद्र पशुओं के देवता। वरुण किनके देवता है, तो ये जल देवता है, वरुण जल देवता है। पूषण शूद्रों के देवता। ये देखिए पूषण पूर्ववैदिक काल में पशुओं के देवता थे, लेकिन पूषण यहाँ पे शूद्रों के देवता हो गए। अलग अलग प्रकार के यज्ञ का वर्णन मिलता है, जिसमें सबसे पहला हमको देखना है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ तो याद रखिएगा, जब राजा बनने की बारी आती थी तो राजसूय यज्ञ कराया जाता था। कब कराया जाता था, जब राजा बनने की बारी आती थी, जब कोई राजा बनता था तो वो राजसूय यज्ञ कराया जाता है। अगला है अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध देखिए नाम ही अश्वमेध, अश्व मतलब होता है घोड़ा। इसमें क्या किया जाता है अश्वमेध यज्ञ में, इसमें घोड़ा को छोड़ा जाता था। वो घोड़ा जिस क्षेत्र तक, जहां तक चला जाता था, वो क्षेत्र किसका हो जाता था, राजा का हो जाता था। वो बोलता था कि ये घोड़ा तुम्हारे क्षेत्र में गया है, वो क्षेत्र हमारा हो गया है। देखिए अश्वमेध यज्ञ। अगला यज्ञ है वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ मतलब क्या, ये कब किया जाता था, राजा अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए इस यज्ञ को कराता था। खूब सारी हाथियां आती थी, खूब सारे घोड़े आते थे, अलग अलग प्रकार के, क्या किया जाता था, एकदम शक्ति प्रदर्शन करने का कार्य किया जाता था, दिखाया जाता था इसमें कि राजा कितना बलवान है। वाजपेयी यज्ञ, ठीक है। अब देखिए बलि कर्मकांड, इसमें बलि दिया जाने लगा। कर्मकांड अलग अलग प्रकार के आडंबर, मतलब कि ये पूजा करो, वो करो, ऐसा करो, वो करो, है ना। भूत पिशाच ये सारी चीजें आती है। एक साक्ष्य में देखा जाता है कि यहाँ पे 24,000 बैलों को बलि दी जाती है। आप समझिए लोगों पे अत्याचार बढ़ रहा है कि नहीं, लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे, निगेटिव। कोई भी चीज कुछ लोग पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसके निगेटिव सोचते हैं। जैसे ये 24,000 बैल जो लोग बलि दिया वो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन बाकी लोगों के लिए गलत है। उपनिषदों में क्या किया गया है, निंदा किया गया है। उपनिषदों में निंदा किया जाता है। अब निंदा क्या किया जाता है कि ये लोग, ये सिस्टम ठीक नहीं है, जो उत्तर वैदिक काल का सिस्टम ठीक नहीं है। यहाँ पे बैलों को बलि दिया जाता था, राजा का बेटा राजा बन रहा है, अलग अलग प्रकार के यज्ञ कराया जाता है, राजसूय यज्ञ कराया जा रहा है, अश्वमेध यज्ञ जिसमें घोड़ा छोड़ दो वो क्षेत्र तुम्हारा हो गया। इन सारी चीज़ों से क्या हो जाता है, बहुत सारी निंदा किया जाता है। अब देखिए जब निंदा किया जाता है तो कोई ना कोई सोल्यूशन देता है कि इसका उपाय क्या है। तो उपाय कौन देता है, तो उपाय 2 लोग देते हैं। पहला कौन,
तो गौतम बुद्ध और दूसरा कौन, महावीर स्वामी। गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम बौद्ध धर्म में आओ, बौद्ध धर्म में ये सारी चीजें नहीं है। और महावीर कहते हैं, महावीर स्वामी तुम जैन धर्म में आओ, जैन धर्म में भी ये सारी चीजें नहीं है। तो ठीक इनके बाद आपको बौद्ध धर्म और महावीर स्वामी के बारे में जैन धर्म पढ़ने को मिलेगा। ये कुछ नदियां हैं, नदियां जिनका पुराना नाम है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताइए उत्तर वैदिक काल में इस नदी का नाम क्या मिलता है। तो देखिए पहला है वितिस्ता, क्या नाम है, वितिस्ता। तो ये झेलम नदी को वितिस्ता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वितिस्ता, झेलम नदी को। दूसरा है अस्किनी, अस्किनी मतलब चिनाब नदी, अस्किनी, चिनाब नदी का पूरा नाम क्या था, अस्किनी। अगला है परुसरणी, परुसरणी मतलब रावी नदी, परुसरणी मतलब रावी नदी। अगला है विपासा, याद रखिएगा विपासा, ब से विपासा, ब से व्यास, विपासा व्यास। सादानीरा, सादानीरा हमेशा इसमें पानी रहता था, गंडक नदी। कुव्वा, क से कुव्वा, क से काव्य। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अब आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।